हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 19। मुन्ना, वंश, निशी और पूर्वी चारों एक आलीशान क्लब के सामने पहुंचे। मुन्ना जानबूझकर यहाँ आया था क्योंकि जिस आदमी से मुन्ना को मिलना था उसने मुन्ना को यहीं आने को कहा था। एंट्री होने में अभी 1 घंटा बाकी था और सब लोग पहले ही चले आए थे। यार मुन्ना, तू कब से ऐसी जगह आने लगा? वंश ने क्लब के बाहर की चकाचौंध देखकर कहा। यहाँ हम तुम्हारे लिए आए हैं। जानते हैं मुंबई से आने के बाद सबसे ज्यादा यही मिस कर रहे हो, तो सोचा क्यों ना आज तुम्हारी तरह जिंदगी जीकर देखा जाए, मुन्ना ने कहा। वंश मुन्ना के गले आ लगा और कहा, ओ मुन्ना, थैंक यू सो मच। सच में तुमसे ज्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पर हम चाहते हैं कोई और भी करे। कहते हुए मुन्ना ने निशी की तरफ देखा तो पाया निशी उसे और वंश को ही देख रही थी। मुन्ना की बात सुनकर निशी का दिल धड़क उठा। वैसे हम लोग जल्दी आ गए हैं, इतनी देर हम लोग क्या करेंगे, वंश ने कहा। मुन्ना ने देखा क्लब के आसपास काफी स्ट्रीट शॉपिंग के स्टॉल लगे थे और दूसरे कई ब्रांडेड शोरूम भी थे। मुन्ना की नजर कुछ ही दूर एक स्टॉल पर चली गई तो उसे गौरी की कही बात की याद आ गई। मुझे तोहफे में झुमके चाहिए। हमें तो पता है हमें क्या करना है, बाकी तुम तीनों अपना देख लो, मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। रोजाना के बजाय वह आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव और खुश लग रहा था। अरे मुन्ना, वंश ने आवाज दी, लेकिन तब तक मुन्ना वहां से जा चुका था। पूर्वी की नजर वहीं पास ही के एक शू शॉप पर पड़ी तो उसने कहा, निशी तुम रुको, मैं अभी आई। अरे तुम कहाँ? निशी ने कहा, लेकिन पूर्वी जा चुकी थी। दरअसल पूर्वी को शू शॉप में खड़ा अपना बॉयफ्रेंड आकाश दिख गया था, इसलिए वह निशी को साथ लिए बिना चले ही। हाँ, कितनी अजीब लड़की है, मुझे साथ लेकर भी नहीं गई, निशी ने मुंह बनाकर कहा। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है ताकि वह उसे शॉपिंग करवा दे। तुम्हें उनके बीच कबाब में हड्डी क्यों बनना है? वैसे भी तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हें शॉपिंग करवाए, वंश ने अपने हाथों को बांधकर निशी की तरफ देखते हुए कहा। निशी ने सुना तो वह वंश की बातों से जल भुन गई। उसने वंश की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत है? नहीं, तुम गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, वंश ने कहा। निशी ने हैरानी से वंश को देखा तो उसने निशी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम वाइफ मटेरियल हो। वंश की बात से निशी खामोश हो गई और उसे देखने लगी। निशी का यूं देखना वंश को बेचैन कर गया। वंश ने निशी से नजरें हटाई और जैसे ही वहां से जाने लगा, निशी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे जाने से रोका और कहा, तुम कहां चले? तुमने कहा था जो मैं कहूंगी तुम वो करोगे। क्या करना होगा मुझे? वंश ने अपनी शर्ट सही करते हुए कहा। मेरे साथ आओ, फॉलो मी, कहते हुए निशी वंश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। निशी के हाथ में वंश का हाथ बहुत ही प्यारा लग रहा था। वंश निशी के पीछे पीछे चला आया। निशी वंश को वहीं पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट शोरूम में लेकर गई। वंश समझ गया कि उसकी जेब खाली होने वाली है। वह निशी के साथ चला आया। निशी ने कुछ शेड्स खरीदे और कुछ फाउंडेशन कॉम्पैक्ट भी। वह एक एक करके चीजें उठाती, उन्हें देखती और वंश को थमा देती और बेचारा वंश उसके पीछे पीछे चलता रहा। निशी लिपस्टिक वाले सेक्शन में आके रुकी और एक एक करके शेड्स देखने लगी। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर कितनी ही लिपस्टिक को लगाकर देखा, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसने एक चेरी रंग का शेड उठाया, लेकिन जब हाथ पर जगह नहीं बची तो उसने बेचारगी से वंश की तरफ देखा। वंश समझ गया निशी क्या चाहती है, इसलिए अपना हाथ आगे करके कहा, ये लो, इसे इस्तेमाल करो। निशी मुस्कुराई और लिपस्टिक का ब्रश वंश के हाथ पर लगा दिया। ये रंग निशी को बहुत पसंद आया और उसने ले लिया। पास ही खड़ी दोनों लड़कियां काफी देर से वंश और निशी को देख रही थी। यार, ये लड़का कितना स्वीट है,
कितनी आराम से इसने अपने हाथ आगे कर दिया। लड़की ने कहा, हाँ यार, सच में कितना रोमांटिक है ये। ऐसे लड़के हमारी किस्मत में क्यों नहीं होते यार। दूसरी लड़की ने वंश की तरफ देखते हुए कहा। निशी ने सुना तो वह लड़की की तरफ देखने लगी। लड़की एकटक वंश को ही देखे जा रही थी। उस लड़की को देखकर निशी को न जाने क्यों जलन होने लगी। उसने गुस्से से लड़की को देखा और जब वंश की नजर निशी पर पड़ी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। ए निशी, क्या हुआ है तुम्हें? वंश ने निशी का कंधा हिलाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो यहां से चलते हैं, निशी ने कहा और वंश को लेकर वहां से जाने लगी। बेचारा गर्लफ्रेंड के सामने किसी और को देख भी नहीं सकता। ओ हैंडसम, चाहो तो नंबर ले जाओ, आराम से बात कर लेना, दोनों में से एक लड़की ने कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। निशी ने सुना तो गुस्से से पलटी और वंश से कहा, मैं मुंह तोड़ दूंगी इन लोगों का। निशी लड़कियों की तरफ जा पाती इससे पहले ही वंश ने निशी की कमर में हाथ डालकर उसे उठाया और वहां से ले जाते हुए कहा, अरे मेरी लड़ाकू विमान, वो दोनों मेरे टाइप की नहीं है। निशी ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों लड़कियों को घूरते हुए वंश की गोद में अपने हाथ पैर मारती रही। चौहान साहब का घर। ये कबीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैंने इसे 2 दिन पहले कहा था काम हो जाना चाहिए और इसकी कोई खबर तक नहीं है। चौहान साहब अपने फोन को देखते हुए बड़बड़ाए। चौहान साहब ने फोन रखा और सोफे पर आ बैठे। उन्होंने टीवी ऑन किया और न्यूज देखने लगे। कुछ देर बाद उनका पीए कमरे में आया और कहा, सर, आपने मुझे मुरारी मिश्रा के बारे में जानकारी निकलवाने को कहा था। मैंने वो डिटेल्स निकलवा ली है सर। क्या पता चला? चौहान साहब ने टीवी बंद करते हुए कहा। पीए ने उन्हें देखा और कहने लगा, सर, मुरारी मिश्रा के बारे में तो पहले से आप जानते हैं। वो बनारस के विधायक रह चुके हैं और अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये नहीं, इसके अलावा बताओ, उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? चौहान साहब ने मुरारी में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, सर, मुरारी को विधायक ही अपने चाचा से मिली है। इसके अलावा जवानी के दिनों में कुछ खास नहीं रहा है। बनारस में पहले वो गुंडाई करता था और उसके बाद उसने इंदौर के बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली। उसके बाद विधायकी में आ गया और धीरे धीरे गुंडाई छोड़ दी। विधायक बनने के बाद मुरारी ने बनारस में कई अच्छे काम किए हैं, जिससे बनारस के लोगों में आज भी उसका बहुत सम्मान है। उसका एक बेटा है जिसने अभी कॉलेज पूरा किया है। अभी फिलहाल वह अपने बड़े भाई की शुगर मिल संभाल रहा है जो कि सारनाथ में है। इसके अलावा उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। मुरारी बनारस में रहकर धौंस दिखा सकता है, बनारस के बाहर नहीं, और मुझे नहीं लगता उससे आपको किसी तरह का खतरा है। पीए ने सारी कहानी चौहान साहब को कह सुनाई। वे कुछ देर खामोश रहे और कहा, उसका बेटा क्या करता है? क्या वो भी मुरारी की तरह राजनीति में दिलचस्पी रखता है? कौन, मुन्ना? नहीं सर, उसे तो राजनीति से सख्त नफरत है। उसी ने तो पिछले कैश कांड में मुरारी को बचाया था। वो लड़का बहुत ही सीधा और समझदार है, पीए ने कहा। मत भूलो यादव, वैसे लोग ही खंजर की तरह सीधे घुसते हैं। मुझे उस लड़के की पूरी डिटेल्स चाहिए, चौहान साहब ने कहा। पीए खामोशी से वहां से चला गया और बाहर आकर हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर मारते हुए कहा, समझ नहीं आता आखिर इनको सीधे लोगों से क्या दुश्मनी है। कि यहाँ दिल्ली में बैठे हैं लेकिन इन्हें बनारस के लोगों की डिटेल्स चाहिए। वर्षा, कल सुबह के लिए मेरे बनारस के लिए टिकट्स बुक करवाओ। मेरी पीए बनना गले में कुत्ते का पट्टा डालने जैसा है, कहकर यादव वहां से चला गया। मुन्ना झुमके लेने के बहाने स्टॉल की तरफ चला आया। दरअसल वहां वो आदमी खड़ा था जिससे मुन्ना आज मिलने वाला था। मुन्ना वहां आकर खड़े हो गया और इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन आदमी उसे कहीं नजर नहीं आया। मुन्ना ने कलाई पर बंधी घड़ी में देखा 9 बज चुके थे। तभी मुन्ना के कानों में वही जानी पहचानी आवाज पड़ी, मुझे लगा नहीं था एक सबूत के लिए तुम मुंबई तक चले आओगे। मुन्ना ने देखा तो पाया झुमके के स्टॉल के सामने वह आदमी मास्क पहने खड़ा था। मुन्ना आवाज सुनकर ही उसे पहचान गया और कहा, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है आखिर इन सब के पीछे कौन है। अब तक जो लोग पकड़े गए हैं वो छोटी मछली थे,
कोई बड़ी मछली है और जो सबके पीछे बैठकर खामोशी से तमाशा देख रही है। तुम पहले भी मेरी मदद कर चुके हो और तुम जानते हो वो बड़ी मछली कौन है। नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे उस बड़ी मछली तक पहुंचा जा सकता है, आदमी ने कहा। हमें एक बात समझ नहीं आई, तुम चाहते तो ये सबूत पुलिस को दे सकते थे, फिर हम ही क्यों? मुन्ना ने कहा। पुलिस सिर्फ मछलियों को खत्म करेगी, समंदर साफ नहीं करेगी। ये सब खत्म होने के लिए समंदर का साफ होना बहुत जरूरी है। पुलिस को ये दिया भी तो वह कभी असली मुजरिम तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तुम पहुंच सकते हो। आखिर इसमें तुम्हारे पिताजी का नाम भी तो शामिल है, आदमी ने कहा। तो मुन्ना सोच में पड़ गया। उसे लगा मुरारी को राजनीति से बाहर निकालकर मुन्ना ने उन्हें इन सब से बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुरारी को अब भी इन सब से खतरा था, जिसका आभास मुरारी को नहीं था। उसने आदमी की तरफ देखा और कहा, लेकिन हमारे पापा क्यों? मानवेंद्र मिश्रा, राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें आदमी आ तो सकता है, लेकिन निकल नहीं सकता। तुम्हारे पास एक और मौका है ये सब खत्म करने का। अब इसे खत्म कैसे करना है ये मैं तुम पर छोड़ता हूं, आदमी ने मुन्ना की तरफ लिफाफा बढ़ाकर कहा। मुन्ना ने लिफाफा लिया और आदमी की तरफ देखा तो आदमी ने आगे कहा, आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक, कहकर आदमी बिना मुन्ना का जवाब सुने वहां से चला गया और मुन्ना उस लिफाफे को देखने लगा। मुन्ना ने लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया। वंश और बाकी लोगों को उस पर शक ना हो सोचकर मुन्ना झुमके देखने लगा। पूर्वी आई तो उनके साथ थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली गई। जाते जाते उसने निशी को मैसेज कर दिया, जो कि निशी ने देखा ही नहीं क्योंकि वह वंश के साथ शॉपिंग करने में बिजी थी। मुन्ना स्टॉल पर रखे झुमके देखने लगा। उसने कुछ डिजाइन्स देखे और सब भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मुन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा ले। कुछ देर बाद वहां 2 लड़कियां आईं और अपने लिए झुमके देखने लगी। मुन्ना ने उन्हें देखा और फिर मन ही मन खुद से कहा, ये गोरी ने भी ना हमें कहां फंसा दिया। अब इतने झुमकों में से हम कौन सा वाला ले समझ नहीं आ रहा। मुन्ना एक बार फिर देखने लगा। उसने एक जोड़ी ऑक्सीडेड झुमके उठाए जो कि थोड़े बड़े थे और भारी थे, लेकिन काफी खूबसूरत लग रहे थे। मुन्ना ने उन्हें साइड रखा। उसके बाद उसने सफेद मोतियों से बने एक जोड़ी झुमके उठाए और उन्हें भी घुमाकर देखा। वो वजन में हल्के थे और अच्छे लग रहे थे। मुन्ना ने उन्हें साइड रखते हुए धीरे से कहा, ये सही रहेंगे, इससे गौरी के कान दर्द भी नहीं करेंगे। मुन्ना अभी गौरी के बारे में सोच ही रहा था कि उसे स्वास्थ्य डिजाइन का एक झुमका दिखा। ये तो मुन्ना को देखते ही पसंद आ गया था। उसने गौरी को वीडियो कॉल लगा दिया। अगले ही पल गौरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी तो मुन्ना ने उसे झुमके दिखाए और कहा, ये कैसे लग रहे हैं? मान, क्या तुम सच में मेरे लिए झुमके खरीद रहे हो? गौरी ने हैरानी से कहा। हाँ, तुमने कहा तुम्हें तोहफे में यही चाहिए तो हमने खरीद लिए। बताओ इनमें से कौन सा अच्छा है? मुन्ना ने बैक कैमरा करते हुए गौरी को रैंक में लगे झुमके दिखाए और गौरी एक एक करके उसे बताने लगी कि कौन सा खरीदना है। पास खड़ी लड़कियों ने मुन्ना को देखा तो उनमें से एक ने कहा, यार इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी है जिसके लिए ये झुमके खरीद रहा है। मुन्ना ने सुना तो लड़की की तरफ पलटा और कहा, गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी होने वाली पत्नी है। लड़कियों ने सुना तो दोनों मुस्कुरा उठी। दूसरी तरफ गौरी भी मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आजकल एक सवाल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट या फिर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट। तो मैं कहूँगी छोड़ो दोनों को और ये सुनो। पिया ओ पिया लेके डोलिया, ओ पिया लेके डोलिया, चलो मैं तेरी गली, चलो मैं तेरी
मुझे बताओ, इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या यार? फाल्गुनी पाठक है ये। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। लेके डोलिया ओ पिया